नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, पहाड़ से मैदान तक मंडरा रहे बादल, धूप छांव का खेल जारी। जल्द हो सकता है उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, आला कमान ने मांगी मंत्रियों की फाइनल रिपोर्ट। पुरुला की घटना पर अब राष्ट्रीय हिंदू संघ ने किया महापंचायत का ऐलान, जल्द घोषित होगी तारीख। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, खराब मौसम के बावजूद कम नहीं हुआ यात्रियों का उत्साह। केदारनाथ में सोने के पीतल बन जाने वाले विवाद पर तीर्थ पुरोहित बोले निष्पक्ष जांच हो। जल्द ही धामी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आलाकमान ने मुख्यमंत्री धामी से मंत्रियों की फाइनल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही मंत्रियों की कुर्सी जाएगी या बचेगी, इस पर फैसला किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। जल्द ही ऐसे मंत्रियों की छुट्टी धामी मंत्रिमंडल से होगी। आपको बता दें कि चंदन राम दास के निधन के बाद भी एक पद खाली हुआ है। माना जा रहा है कि 2 से 3 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। महासंपर्क अभियान की समाप्ति के बाद ये बड़ा फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी राजनीति के बड़े पदों में बैठने के बाद भी आज अपने पैतृक घर गांव को नहीं भूले हैं। समय समय पर गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ घरेलू कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। कोश्यारी ने अपने गांव के सगे संबंधियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानने के साथ ही गांव में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। वहीं ग्रामीण भी अपने बीच पूर्व सीएम की सादगी भरा जीवन देखकर खुश थे। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने गाँव से हो रहे पलायन पर चिंता जताई और बताया कि आज प्रदेश का हर गाँव सड़क से जुड़ गया है। गाँव का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। गांव में स्वरोजगार के बहुत अधिक संसाधन हैं और आने वाले समय में लोग बड़े महानगरों को छोड़कर गांव की तरफ अवश्य लौटेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, विकास ऐसे होते रहो। रोड पहुंच गई, पानी आता है, रोड आई, सब चीज़ आया। जब से हमारी सरकारें हुई तभी से तो आया, पहले तो यहाँ कोई देखता ही नहीं था। हम ये नदी में उसमें जाते थे, तार में ऐसे ऐसे करके, फिर मुँह ऊपर करके यहाँ ऐसे करके तार में वार पार जाते थे। आज जगह जगह पुल बने हैं। ये विकास की बात ही तो है। यहाँ कितने किलोमीटर दूर लीटी, वहाँ गोगिना से पानी आया है, यहाँ इन ऊपर ऊपर पहाड़ों में। ये सब हमारे भाई साहब के ही देन है। सब लोगों के अंदर, क्योंकि सरकार ने ऐसी योजनाएं दे रखी हैं 80% तक जो है, चाहे आप मछली पालन हो, चाहे आपके बागवानी हो, चाहे डेयरी हो, अनेक ऐसी प्रकार की योजनाएं हैं। हमारी सरकार उसके लिए सहायता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धनाबंटन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके लिए और अधिक प्रयत्नशील हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत घूम चुका हूँ और बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे बॉम्बे दिल्ली छोड़ कर के अपने घर की ओर आना चाह रहे हैं। यही नहीं, बहुत सारे रिटायर्ड अफसर जो कमिश्नर रहे हैं, जो DG IG रहे हैं, ऐसे लोग भी अब अपने गांव में रह कर के वहाँ सौर ऊर्जा लगा रहे हैं, वहाँ होम स्टे बना रहे हैं। तो जब बड़े अच्छे लोग आएंगे तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से हमारे जो सामान्य नागरिक हैं वो भी आएंगे और सोचेंगे कि नहीं, हम अपने खेती के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से अपने घर में रह कर के हम अपने घर का पालन पोषण करेंगे। निश्चित रूप से अगले 4-5 सालों में फिर से लोग पलायन जो यहाँ से कर गए हैं वो वापस आएंगे। मसूरी देहरादून मार्ग लाइब्रेरी ITBP गेट के पास एक बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें सवार एक कंडक्टर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और ITBP और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बस से निकालकर मसूरी पुलिस के वाहन से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं बस के गिरने से मसूरी में अफरा तफरी मच गई। लगातार मसूरी में हो रहे बस हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे क्रॉस बैरियर न होने के कारण हादसे हो रहे हैं। वहीं कई बसों के फिटनेस की भी जांच नहीं की जा रही है। वहीं RTO पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि RTO द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम देकर खराब बसों को फिटनेस रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे मसूरी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बस हादसे हो रहे हैं। साल के अंदर जो है ये करीबन 10 दुर्घटनाएं हैं। एक बस यहाँ पर गिरी पिछले 6-7 महीने पहले, जिसमें 2 कैजुअलिटी हुई, और ठीक इससे 10 फीट आगे जो है आज ये दूसरी बस गिर गई। ठीक 4-5 महीने पहले एक हल्द्वानी वाली बस वहाँ पर गिरी। अभी परसों ब्रेक फेल हुए रोडवेज की बस के। उससे पहले अभी 3-4 दिन पहले एक प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हुए। दिक्कत ये है कि इसका अल्टरनेटिव रोड है नहीं सरकार के पास।
23 साल हो गए उत्तराखंड के अंदर नए राज्य को बने हुए, और ये अंग्रेजों के ज़माने की सड़क है। इसी के ऊपर जो है सारा ट्रैफिक का दारोमदार है। यहाँ से केम्प्टी जा रही है, यमुनोत्री जा रही है, चक्रोता जा रही है, तमाम सारा क्षेत्रों का ट्रैफिक स्रोत है। ना कोई व्यवस्था है ना कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी ये सड़क है किंगरेट से ऊपर तक की, ये NH के पास है, नेशनल हाईवे के पास। ना उनके पास जेई है, ना उनके पास यही है, ना उनके पास जो है सड़क पे काम करने वाले बेलदार हैं। ये रेलिंग टूटे हुए जो पिछले साल ये बस गिरी यहाँ से, ये रेलिंग आज तक नहीं बनी। यहाँ पर पिछले साल जो है एक गाड़ी रात के 4 बजे गिरी, जो उसमें ड्राइवर की डेथ हुई, ठीक इसी जगह। ये 50 फीट के दायरे के अंदर जो है करीबन 1 साल के अंदर 3-4 लोग गुजर गए दुर्घटनाओं में। दफ्तर के अंदर पैसे खाए जाते हैं, घटिया से घटिया बसों को जो है लाइसेंस दे दिया जाता है पहाड़ पे चलने का, हिल्स का लाइसेंस दे दिया जाता है। वही रोडवेज का हाल है। बस सब में उनके अंदर काम होते हैं या नहीं होते हैं, फर्जी बिल बनते हैं या क्या बनते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक गाड़ी जो है इनकी चलने के लायक नहीं है रोडवेज की। एक गाड़ी जो प्राइवेट हरिद्वार से चल रही हो, एक चलने के लायक नहीं है। बस का ब्रेक यहाँ लगेगा तो रुकती वो 100 फीट आगे जाके। तो यहाँ लोगों का जीवन खतरे में है इस रास्ते में जो है। और मैं जैसे ये आवाज़ आई मेरे को, मैंने सोचा कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं एकदम भागते भागते आया सर। तब तक कोई बाहर के गेस्ट भी थे रोड पे, तो उन्होंने वो ऊपर ही रोड पे रहा। मैं सबसे पहले रास्ता देखा था मैंने, फिर मैं इधर से आया और तुरंत उसमें 2 ही लोग थे। और वो अंदर लड़का जो उनका चिल्ला रहा था कि मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचाओ। तब तक हमारे साथ प्रदीप सिंह राणा जी भी आ गए थे और उन्होंने फिर अंदर जाके उनको मदद की। फिर हमने उन्हें बाहर निकाला, फिर हमने उनको रिलैक्स किया सर। कैसी हालत थी उनकी? चोट काफ़ी लगी हुई थी? हाँ, काफ़ी चोट लगी है सर उनको, घायल की स्थिति में है। बाकी जो उनका लड़का है वो भी तो ये मानते हैं कि अक्सर इस एरिया में बस हादसे होते सर हैं? यहाँ पर कम से कम आज से 6-7 महीने पहले रोडवेज भी गिरी थी। उस दिन भी यही सेम पेड़ पे अटकी थी। यहाँ पर अगर पेड़ ना हो तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ जी। यहाँ गैस एजेंसी पे खड़ा हुआ था। मेरी गाड़ी की लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसे चेक करने तो ऊपर से बस आई है। उसका जो ब्रेक का जो प्रेशर होता है वो नीचे डाउन हुआ है और मेरे को ज़्यादा लगता है कि उसके ब्रेक फेल हो गए और वो पैराफीट से नीचे ITBP गेट पे गिरी। काफ़ी तेजी में थी क्या बस? तेजी में नहीं डाले सर, अब ब्रेक मार रहा तो ब्रेक लगे नहीं, उसका प्रेशर डाउन हुआ है और उसके कारण जो है नीचे पैराफीट। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र का 22 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। इसी के तहत जिला प्रशासन सहित विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय में ज्योतिष, वेद, व्याकरण सहित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। इस बार यहाँ पुरोहित्य और कर्मकांड में PG डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हो रहा है। साथ ही वेदों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र भी खुलने जा रहा है। अब खबर केदारनाथ से जुड़ी है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग भीमबली के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। भीमबली से गौरीकुंड की तरफ 200 मीटर के करीब पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करके लगातार सतर्क किया जा रहा है। अब खबर चंपावत से है, जहां रात करीब 10 बजे टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर धौन के समीप एक सड़क हादसे में रीठा साइड से लौट रहे 25 सिख तीर्थ यात्री घायल हो गए, जिनमें 7 को गंभीर हालत होने के चलते STH हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य 18 घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। 17 तीर्थ यात्रियों को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद प्रशासन ने रैन बसेरे में ठहराया है। बताया जा रहा है कि सभी तीर्थ यात्री पंजाब के रोपड़ से रीठा साहिब तीर्थ यात्री पर आए थे। अब खबर रामनगर से है, जहां स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने रामनगर के रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही ठेले और खोखे भी जब्त करने की कार्रवाई की। SDM गौरव चटवाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाया। SDM ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। रानीखेत रोड पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, रानीखेत रोड पे काफ़ी क्योंकि ये एक पुराना रोड है और इस पे जो है काफ़ी तरह का इंक्रोचमेंट था, काफ़ी जो थे अवैध ठेले और कुछ सामान पड़ा हुआ था। तो आज वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से हटवा दी हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि इस सड़क पे जो ये जाम की समस्या है और जो दुर्घटनाओं की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। और आज बड़ी खुशी की बात है कि जनता भी हमारे साथ है, शासन भी साथ है और प्रशासन की ओर से, इसलिए जो है जनता और शासन के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 22 जून से 30 जून तक मसूरी योग फेस्टिवल का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा लोगों को योग के बारे में जागरूक किया जाएगा। मसूरी के होटल के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा योग को विश्व स्तर पर लाने के लिए विशेष कार्य किया गया है और 21 जून को पूरे विश्व भर में योगा दिवस मनाया जाएगा। योगा से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कमर दर्द आदि बीमारियों से निजात मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई जगहों पर योग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी योग फेस्टिवल जो है
ये इस वर्ष मसूरी में प्रथम बार किया जा रहा है। उत्तराखंड में समय समय पर हर पर्यटक स्थल में योग उत्सव होते हैं। ऋषिकेश का योग फेस्टिवल बहुत ही मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसके साथ साथ नैनीताल में हो रहे हैं, हरिद्वार में होते हैं, देहरादून में होते हैं। मसूरी इससे अछूता था और इस बार हमने प्रयास किया है कि मसूरी में एक मसूरी योग फेस्टिवल की शुरुआत हो, जिसको हम जल्द ही इस बार छोटे स्तर पर शुरू कर आने वाले समय में अगले वर्ष एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। इसका लाभ सिर्फ मसूरी के नागरिक, आसपास के नागरिक ही नहीं बल्कि आने वाले पर्यटक भी ले सकेंगे। हमें उम्मीद है इस योग फेस्टिवल से लोग योग सीखकर अपनी जीवन शैली में योग को इस प्रकार से उतारेंगे कि लोग स्वस्थ रहेंगे, कई बीमारियों से सावधान रहेंगे, बचेंगे और स्वस्थ जीवन के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली में अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे। ये योग फेस्टिवल मसूरी में 22 तारीख से 30 तारीख तक होगा। 22 तारीख को इसका शुरुआत होगी, सुबह 7 से 8 प्रत्येक दिन होगा और अंत में 30 तारीख को एक कार्यशाला के द्वारा इसका समापन होगा, जिसमें हेल्दी फूड, हेल्दी ब्रेकफास्ट और योगा सर्टिफिकेट के साथ साथ योगा किट का हम एक प्रोत्साहन के रूप से अपने जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको देंगे। इसकी खास बात ये भी है कि मसूरी की होनहार बेटी हमारी कोमल सेमवाल जो BA योगा है, MA योगा सेकेंड ईयर में है, टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हैं, जुम्बा और अनेक इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो जागरूक रखती हैं हर इंसान को हेल्थ से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये इंटरनेशनल जो हमारा मसूरी योग फेस्टिवल है ये कोमल सेमवाल के साथ है। अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला गांव में पंकज नाम के युवक की मौत के बाद पुलिस पर पथराव और बवाल के मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के द्वारा बेड़ला गांव पहुंचकर मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की गई और गांव से दलित समाज के लोगों का पलायन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 11 जून की रात पंकज नाम के युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण मौत हो गई थी। पंकज के परिजनों और ग्रामीणों ने गाँव के ही दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या करने के आरोप लगाए थे। सिविल लाइन कोतवाली में जबरदस्त हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद पंकज का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने पथराव करने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, वहीं कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस बवाल के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण गाँव में पहुंचे और मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की। अब खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ से है, जहां उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने आपदा के दृष्टिगत सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तहसील कार्यालय में स्थित अपना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से आपदा के दौरान सावधान रहने की अपील की, बरसाती नालों और नदियों से दूर रहने की भी अपील की, साथ ही किसी भी अनहोनी की सूचना आपदा कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करने की अपील की। 23 का अलर्ट है और जिसमें पर्वतीय जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें थंडर स्टॉर्म भी है और आंधी भी चल सकती है। तो इसके संबंध में चेतावनी जारी की गई है। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि सभी लोग अलर्ट रहें और अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। कंट्रोल रूम हमारा सक्रिय है और जिसका नंबर है 7088802332 और दूसरा नंबर नोट कर लें 7456917292 और लैंडलाइन नंबर है 05963250803। मैं ये कहना चाहता हूँ आपदा के अलर्ट के समय सतर्क रहें और अगर बारिश होती है पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि पेड़ों के गिरने की संभावना होती है। थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है, बिजली कड़कती है तो गिर भी सकती है, तो इसलिए उस समय सुरक्षित जगह पे रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर एक निजी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों द्वारा अब औद्योगिक प्रबंधन के खिलाफ अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल 97 दिन से लगभग 300 कर्मचारी क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारी की नौकरी पर वापस किए जाने के संबंध में हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी प्रबंधन का कोई नुमाइंदा उनकी सूद लेने के तैयार नहीं है, जिस कारण पूर्व कर्मचारियों द्वारा अब अपने परिवार सहित सड़कों पर उतरकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। इसके अलावा शीघ्र प्रबंधन का पुतला दहन कर आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा। अल्टीमेट ये रहेगा, हम तो आज तक धरना अपना शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे, मगर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि हमें सड़कों पर ना उतरना पड़ जा। अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पर भी हम उतरना पड़ सकता है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हर आदमी लड़ाई लड़ता है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को महसूस नहीं होने दिया कि भाई यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात हो रही है, मगर हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रबंधक को कोई संदेह, पता नहीं, इस बात का कुछ खुलासा नहीं हो रहा कि किसी को तो वो भेजता है यहाँ
हमारे पास भेजता बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए। भाई हम भी बच्चे हैं उनके, ऐसे तो है नहीं कि हम उनके साथ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या व्यक्तिगत कोई लड़ाई है हमारी। ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। आज 97 दिन हो गए, शासन प्रशासन में भी सबको पता है कि भाई वहां धरना चल रहा, पर कोई हमारी रुध सुध लेने के लिए नहीं आ रहा। एक दिन माननीय सांसद जी आए, चैंपियन साहब आए, उन्होंने बात रखी, उनसे भी मिलने के लिए तैयार नहीं है फैक्ट्री प्रबंधन। पता नहीं कौन सी तानाशाही में जी रहे हैं या मगरूर हैं, क्या इनका हमने बिगाड़ा। अगर ऐसा ही लगता तो यहाँ आकर वार्ता करो हमारे बीच में। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों का। आप ही लोग हमारी शक्ति हो। पत्रकार बंधुओं से ही हमारी गुजारिश है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं। तैयारी जो है, हम शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे थे। हमारे जो है काफ़ी व्यक्ति यहाँ से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, बराबर भूख हड़ताल चल रही है और मैनेजमेंट आने के लिए तैयार नहीं। विधायक साहब भी बहुत प्रयास कर चुके हैं, मंत्री जी भी आए। ऐसा क्या हो गया जो मतलब मैनेजमेंट उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई हमारी गलती है या कोई ऐसी बात है तो आगे बात तो करो। मैनेजमेंट सीधा जो हमारे नेताजी हैं उनसे बैठ कर बात करें। और अभी तो हम शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे थे, जल्दी हमें कोई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमें भूख हड़ताल तो चाहिए, चल ही रहा है, आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ेगा और ये हमारी लड़ाई है, इसमें हम पीछे तो हटेंगे नहीं। और लगभग करीब 100 दिन होने के आसपास है। अभी 2-3 दिन के अंदर ही हम इनका पुतला दहन भी करेंगे और मैनेजमेंट के खिलाफ हम कोई ना कोई ऐसा कदम भी उठाएंगे कि इन्हें मजबूर हो जाएंगे, इन्हें हमारे पास में आना ही पड़ेगा। ऐसी हमारे पास में हमारी सरकार है, इसने इतना बड़ा कुछ कर दिया, नकल विरोधी यहाँ से निकाल कर उखाड़ कर फेंक दिया। आज जो छात्र अपने में सक्षम है वही नौकरी करेगा, कोई नकल या कोई पैसा ऐसा सब चीज उखाड़ कर फेंक दी तो इनकी मनमानी हमारी सरकार नहीं चलने देगी। और सरकार पर हमें पूरा विश्वास है। और यहाँ पर जो है हम जितने भी बंदे व्यक्ति बैठे हैं यहाँ लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे के ही हैं। सबसे पहला अधिकार तो हमारा ही बैठता है क्योंकि हमारी जमीन है, हमने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर के व्यक्ति को ये रख लेंगे या मतलब ऐसा भी, और इन्हें आवश्यकता भी है। और हम जितने भी व्यक्ति हैं सब कंप्लीट हैं, मतलब पहले खून पसीने से अपना समय दे रखा है। और सारे ही जितने भी हैं व्यक्ति, हम यहाँ पर जितने भी बंदे हैं अपने में सक्षम है, जिस कार्य पे छोड़ेंगे उसे पूरा करेंगे। और सबको इस चीज़ की नॉलेज भी है। और हमारी तो यही गुजारिश है कि हम आए और वार्ता करें और जैसे भी इस का समाधान हो सके उसका समाधान करें। अब खबर रामनगर से है, जहां सोमवार की देर रात ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव था। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और जीआरपी पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और उन्हें शव की शिनाख्त की तो मृतक की शिनाख्त धर्मपाल निवासी ग्राम चिल्किया के रूप में हुई, जो कि नैनीताल स्थित मल्लीताल कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था और आजकल छुट्टियों में घर आया हुआ था। अब पुलिस घटना की जांच में जुट गई। सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, तो मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी शव को कब्जे में ले लिया है, पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब खबर चंपावत के बनबसा से है, जहां एक तरफ उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सप्ताह मनाया गया, वहीं नगर पंचायत बनबसा द्वारा कूड़े के डंपिंग जोन में आग लगाकर स्वच्छता सप्ताह के नाम पर धब्बा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत बनबसा में लगातार 3 दिनों से कूड़े के ढेर में आग लग रही है, जहाँ से जहरीला धुआं निकलने के कारण आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जब मीडिया द्वारा डंपिंग जोन पर लगी आग के बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से प्रश्न पूछा गया तो अधिशासी अधिकारी द्वारा गोलमोल घुमाते हुए जवाब दिया गया। हमारे द्वारा स्वच्छता रैलियाँ निकाली जा रही हैं, रास्तों की सफाई की जा रही है, नालियों की सफाई की जा रही है और जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, हम लोग बराबर नियंत्रण में किए रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। पानी का टैंकर हमारे पास तैयार रहता है। जब भी आग लगी दिखती है या जैसे हमको जानकारी होती है हम तुरंत टैंकर करके आग को बुझा देते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पर आग लगा दी जाती है, जिसकी निगरानी हम लोग बार बार किए रहते हैं। जैसे आग की हमको सूचना प्राप्त होती है, जैसे दिखाई देती है, हम तुरंत पानी का टैंकर लेके आग बुझा देते हैं। अभी मैं खुद मुआयना करके आया, कोई ना के बराबर आग वहाँ पर लगी है। तभी हल्का फुल्का धुआं निकल रहा था, अभी पानी का टैंकर वहाँ द्वारा भिजवा दिया गया है, आग बुझा दी जा रही है।
अब खबर रामनगर से है, जहां एक तरफ अवैध खनन को लेकर लगातार वन विभाग और वन निगम चर्चाओं में रहता है, वहीं खनन माफियाओं द्वारा वन कर्मचारियों के साथ मारपीट भी आम बात हो गई है। लकड़ी तस्कर भी खुलेआम जहां एक और जंगलों में पेड़ काटकर ले जा रहे हैं, वहीं रोकने पर तस्कर कर्मचारियों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ज्वाला वन बीट क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने वन निगम कर्मचारियों और तराई पश्चिमी वन विभाग के बीट वॉचर के साथ मारपीट की, और इतना ही नहीं, लकड़ी तस्कर लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन लूट कर ले गए। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग द्वारा इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन निगम द्वारा अभी तक आरोपियों के खिलाफ न तो कोई तहरीर दी गई है, न ही कोई मामला दर्ज किया गया है, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ज्वालावन में जो वन निगम की लॉट चल रही है, लॉट नंबर 5 है, जिसमें कि यूकलिप्टिस का पातन हो रहा था। तो उस वाली लॉट पे कल रात में सूचना मिली कि कुछ लोग जो है आसपास के गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और वन निगम की लॉट से जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी लकड़ी और उसको सुबह निकासी होनी थी जिसकी, वो उसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के गए और वन निगम के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया। तभी हमारे फॉरेस्ट की टीम को उनके द्वारा सूचना दी गई, तो फॉरेस्ट की टीम पहुंची, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और तो उनके साथ भी झगड़ा हुआ हमारे स्टाफ के साथ में। तो उनमें से हमारे स्टाफ ने उनके पास जो बंदूक थी, एक बंदूक छीन ली और वो बंदूक फिर बाद में उसके बाद पुलिस को 112 में भी सूचना दी गई। पुलिस आई तो उसके बाद वो बंदूक उन्होंने पुलिस को सौंप दी। और इस बीच में ऐसा भी हो रहा है कि ये लगातार ये इस तरह के चल रहा है कि ये वन निगम की लॉटों से बार बार वो जो कटे हुए माल को जो है ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको पहले भी पूर्व में भी वन निगम को बताया गया कि आप इसमें इनके खिलाफ बाय नेम तहरीर दें थाने में, लेकिन इनके द्वारा कोई इस तरह की तहरीर नहीं दी गई है। इनकी जो ऐसा लगता है कि ये लोग इस मामले को ज़बरदस्ती लंबा खींच रहे हैं। वन निगम वालों को तत्काल इसको करना चाहिए था कि तहरीर दे करके अपना जो माल कटा हुआ पड़ा उसको किनारे पड़ा हुआ उसको उठा के ले जाते, लेकिन अभी तक वो उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे द्वारा हमारे स्टाफ द्वारा कल जब रात की जो घटना हुई उसके बारे में एक तहरीर यहाँ थाने में दी गई है। इससे पूर्व भी 2 तहरीर हमारे द्वारा अलग अलग लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर यहाँ पर दी गई है हमारे द्वारा वन विभाग के स्टाफ के द्वारा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।